हेलो स्टूडेंट, राव क्लास में आपका फिर से वेलकम है। इससे पहले लास्ट जो हमारा पार्ट टू था, पार्ट टू में मैंने आपको बताया था कि जो कुस्तुनतुनिया जो है, कुस्तुनतुनिया, ठीक है, कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी। और उस कब हुई थी? 1832 में। 1832 में हुआ था। 1832 में होने के बाद जो हमारा यूनान है, ठीक है, हमारा नहीं मतलब है यूनान, ना आपका है ना मेरा है, ठीक है। तो यूनान क्या हुआ था? वो अलग हो गया था। यूनान को कहते हैं इंग्लिश में ग्रीक। ये अलग हो गया था, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। आप एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन भी बनता है कि यूनान की स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताइए, तो आप बताओगे, ठीक है। ये लास्ट पार्ट टू में मैं बता चुका आपको मैं, ठीक है। अब देखो ज़रा, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम पार्ट थ्री का। इसमें क्या हुआ देखो, एक बार ध्यान दो इसके अंदर। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि भाई यूरोप में जो 1830 की जो क्रांति हुई थी, भाई क्रांति के क्या कारण थे? कुछ ना कुछ तो कारण होंगे ना। मैंने आपको बताया था पहले लास्ट पार्ट टू के अंदर कि 1830 को क्रांति को जो फ्रांस में हुआ था, और उसी का असर और भी देशों पर पड़ा था। उसका जो असर है और भी देशों पर पड़ा था। और 1830 की क्रांति को ही कहते हैं क्या? जुलाई की क्रांति भी कहते हैं, ठीक है। तो जो जुलाई की क्रांति हुई थी, उसके कोई ना कोई कारण रहे होंगे। भाई कोई भी जो कुछ काम होता है वो एकदम नहीं होता है, ठीक है। एकदम नहीं होता है, कुछ ना कुछ क्या होता है, कारण होते हैं, तभी जा कर के वो होता है। अब देखो यहाँ पर क्या जो जुलाई क्रांति थे, उसके क्या कारण रहे होंगे, हम समझते हैं यहाँ पर बातों का, ठीक है। इसमें क्या हुआ? पहली बात, जो जनसंख्या है उस जनसंख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई। जनसंख्या जो है बहुत तेज़ी से बढ़ी। भाई जनसंख्या बढ़ने से नुकसान तो होता ही है। तो पहली बात क्या हुआ कि जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी थी, ठीक है। सेकंड, बेरोजगारी थी। जितनी जनसंख्या तो अधिक थी, जो जनसंख्या जो है वो तो अधिक थी, लेकिन जो बेरोजगारी है, जो रोज़गार है वो बिल्कुल नहीं था। रोज़गार बिल्कुल डाउन हो गया था। जितनी जनसंख्या थी उतना रोज़गार नहीं था, रोज़गार बिल्कुल कम हो गया था, जबकि जनसंख्या बिल्कुल बढ़ चुकी थी। इससे कहीं ना कहीं क्या हो, दिक्कत हमेशा होती है, ठीक है। तीसरी बात क्या हुआ कि जब बेरोजगारी बढ़ गई तो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ से रहने वाले लोग जो गांव में रहते हैं, ग्रामीण मतलब गांव, वो गांव के लोग चले गए कहाँ? शहरों की तरफ। फ्रांस के शहरों की तरफ चले गए। और शहरों में जाके आप बताओ, ग्रामीण गांव के जो लोग होते हैं, आप इंडिया में एग्जांपल ले लो, गांव के जो लोग होते हैं, गरीब होगा तो क्या मान लो दिल्ली शहर में आएगा, आके हवेली में रहेगा वो? बिल्कुल नहीं रह पाएगा हवेली में, क्यों? उसके वो यहाँ रोज़गार की तलाश में आया है। या तो वो किराए पर रहेगा यहाँ पर आकर के, या वो कुछ और काम करेगा यहाँ पर आकर के, रिक्शा चलाएगा, या छोटे मोटे मतलब कुल मिला के रिक्शा नहीं तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करे। पढ़ा लिखा हुआ अच्छे काम कर सकता है, कुछ जानता होगा तो। फिर भी हवेली में नहीं रहेगा वो, ना वो बहुत बड़े क्वार्टर में रहेगा वो, ठीक है। हाँ, वो सिंपल नॉर्मल रहेगा वो आकर के, क्योंकि भाई वो पहले से गरीब था, वो गरीब राज्य से आया है वो। तो सेम यही सिचुएशन क्या हुआ था, फ्रांस में थी। जो ग्रामीण इलाके हैं, ये 1830 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 1830 के पहले की, तब जा कर के 1830 में लोगों ने क्या कर दिया? राजा के खिलाफ बगावत कर दिया, ठीक है। बूर्बो वंश का जो राजा था। अब क्या हुआ कि यहाँ पर ग्रामीण इलाकों से लोग कहाँ चले गए? शहर की बस्तियों में रहने लग गए लोग। मजबूरी में रहने लग गए कहाँ पर? शहर की बस्तियों में। बस्ती में रहेंगे, बस्ती मतलब बिल्कुल ख़राब इलाके, ठीक है। मैं झुग्गी से भी नहीं कह सकता, झुग्गी फिर भी बहुत अच्छी होती है, देखा मैंने आगे, ठीक है। उससे भी बेकार बिल्कुल, अगर झुग्गी है उससे भी गिरी हुई, मतलब कह सकते हो कि बहुत ही बुरी कंडीशन उन लोगों की। तो वहाँ रहने लग गए, वहाँ रहने लगे तो बीमारियाँ फैलेगी, समझ रहे हो ना। तो अब देखो, अब क्या हुआ कि इंग्लैंड में जो बनी मशीनें थी, यहाँ तक तो ठीक था कि भाई इतनी दिक्कत थी वो तो इतना तो झेल जाते ये लोग। लेकिन इंग्लैंड जो था वो भी यूरोपियन कंट्री थी, ठीक है। वहाँ की जो वस्तुएं थी ना इंग्लैंड में, हम जो है क्या हुआ था कि औद्योगिकरण आ गया था वहाँ पर। औद्योगिकरण का मतलब होता है उद्योगों का विकास हो चुका था सबसे पहले वहाँ पर, ठीक है। तो उससे क्या हुआ वहाँ पर कि वहाँ पर जो सामान थे वो मशीनों से लगे बनने। किससे बनने लगे? मशीनों से। और अब यहाँ के जो मशीनों से बनते थे वो अच्छी क्वालिटी के होते थे। अब भाई जो मशीनों से बन रहा है और जो हाथों से बना रहे हैं हम, तो क्या कहीं ना कहीं जो है दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो जो मशीनों की से बनी वस्तुएं थी, उससे कंपटीशन करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मशीन की बनी वस्तु अगर देखो, थोड़ी अगर क्वालिटी में अच्छी नहीं होगी तो कीमत तो कम तो होगी लोग, है ना। तो लोग वहाँ जहाँ सस्ती सामान मिलता है लोग वहाँ से लेते हैं। यही कारण था कि इंग्लैंड की वस्तुएं जो हैं फ्रांस में खूब लगी बिकने सस्ते दामों पर। यहाँ का जो चौप उद्योग था वो चौपट हो गया, कहाँ का? फ्रांस का। दूसरी बात,
यहाँ तक अब क्या हुआ कि आपको पता होगा कि जब नेपोलियन जो गया 1815 में, चला गया वो जेल में, ठीक है, बताया था मैंने वो आपको पार्ट 1 के अंदर। तो उसके जाने के बाद फिर से बुर्बोवंश आ गया, तो बुर्बोवंश के आने से फिर से रूढ़िवाद परंपरा वापस आ गई थी, मैंने बताया पार्ट 2 में, देख लेना उसको एक बार फिर से आप, ठीक है। उसके आने से फिर से क्या हुआ, कुलीन लोगों का दबदबा बढ़ गया, कुलीन लोग थे उनका दबदबा बढ़ गया इनका। अब इनका दबदबा बढ़ने से जो किसान लोग थे, गरीब लोग थे, फिर से क्या हो गए, परेशान हो गए। जो पहले लुई सोलह के समय में लोग परेशान थे, फिर वैसे ही परेशान हो गए, ठीक है। उसी बीच क्या हुआ, जो मौसम भी ख़राब होते थे, फसल भी ख़राब हो गई। सुना है आपने, एक तो कोड ऊपर से खुजली, वही कहानी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि बहुत परेशान हो गए, कहाँ के लोग, फ्रांस के लोग। फ्रांस कहने का मतलब है, मैं सिर्फ फ्रांस की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ये पूरी यूरोप की बात चल रही है, ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ, यूरोप के सभी लोग परेशान हो चुके थे। और इसके सबसे पहले जो है 1830 जो हुआ, इसी यही कारण से लोगों ने क्या कर दिया, जुलाई की क्रांति कर दी। बताया था मैंने आपको पार्ट 2 के अंदर ही, ठीक है। तो एक बार आप देख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनता है कि यूरोप में 1830 की बर्बादी, या आप कह सकते हो कि एक बहुत ही भयंकर मतलब कि एक बहुत ही बुरी कंडीशन थी, आर्थिक बहुत ही नुकसान हुआ था, क्या कारण थे कि इतना वो जो है नुकसान देखने को मिला। तो आप इसको, इस क्वेश्चन को आप कर दोगे अब आप, ठीक है। आगे देखो भाई, देखो पढ़ रहे हो बिल्कुल ध्यान से बैठना, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बिल्कुल एक एक पॉइंट मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा एकदम, आपके एक पॉइंट पर समझाऊंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। बस थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप सीख जाओगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, आप भूलोगे नहीं, एक बार देख लोगे कभी नहीं भूलोगे आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ तक हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखो प्रतिस्पर्धा पर लिखा है ना मैंने, इंग्लैंड से बनी मशीनी वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन, ठीक है। याद रखना कि सस्ती वस्तु, मान लो कि कोई सामान बन रहा है फैक्ट्री के अंदर, एक मान लो कि ऊन, एक हाथ से ऊन से हम क्या बना रहे हैं, स्वेटर बना रहे हैं, एक वो, और एक मशीन से बन के आ रही है स्वेटर मशीन से। तो भाई हाथ का जो भाई कई महीने लगते बनाने में, तो वो हमेशा महंगा बिकेगा, जबकि फैक्ट्री में 2 मिनट के अंदर बन गया, बस लगाया मशीन में, घुमाया, बन गया बस। तो वो क्या होगा, मशीन का जो सामान है वो सस्ता होगा। तो ये अब भाई महंगा बेचोगे, कौन ले, कोई लेगा नहीं फिर, तो हाथ का बना हुआ, समझ गए ना। तो क्या हुआ, इसलिए कहते हैं अब कंपटीशन का जो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए हम, कौन, ये लोग, हम मतलब कि वहाँ की जनता, ठीक है, इंग्लैंड की वस्तुएं से। अब देखो कुलीन का दबदबा ही बढ़ लिया हमने, फसल भी हो गई। इस तरह से क्या हुआ कि जुलाई की क्रांति लोगों ने कर दी। 3 दिन में बहुत भयंकर चली थी, बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में, 27, 28, 29, ठीक है। बहुत ही अच्छे ढंग से बताया मैंने उसको पार्ट 2 में, देख लेना एक बार आप, ठीक है। अब आओ देखो यहाँ पर अच्छा, एक मैंने क्वेश्चन ले लिया है कि मैंने इसको, इस क्वेश्चन को जो है ना, मैंने देखा है कि कुलीन वर्ग का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर छोटा सा पॉइंट ले लिया, बस 1 मिनट लगेगा, समझ लो इसको भी आप, कि कुलीन वर्ग था क्या। पेपर में पूछे कुलीन वर्ग की विशेषताएं बताइए, ठीक है, या ये कह देगा कुलीन वर्ग का क्या प्रभुत्व था, ठीक है, कुलीन वर्ग इतना जो है प्रभुत्वशाली क्यों था, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो आप उसका आंसर क्या लिखोगे, देख लो एक बार आप यहाँ पर, ठीक है। लिखा है कि यूरोप में ज़मीन का मालिक था ये कुलीन वर्ग, पहली बात, सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था ये, सबसे ज़्यादा दबदबा इसका ही था, ठीक है। इनका इलाका बटा हुआ था कि भाई इस इलाके में हमारा है, ये इलाका आपका है, ऐसे इनका क्या बटा हुआ था, इनका किसका, कुलीन वर्ग होगा। कुलीन का मतलब अमीर होता, सिंपल देखा जाए तो हिंदी में, ठीक है। अब देखो, जो कुलीन लोग थे, गांव के इलाकों में इनकी बहुत बड़ी बड़ी, ग्रामीण इलाकों में इनकी बहुत बड़ी जायदाद थी, बड़ी बड़ी जायदाद, मतलब बड़ी बड़ी ज़मीनें दूर दूर तक, जहाँ तक नज़र देखोगे सारी ज़मीनें इनकी, ठीक है। और शहर में इनके हवेली के मालिक थे ये लोग, ये इनकी विशेषता चल रही है, पेपर में पूछेगा तो। और इससे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये लोग फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते थे। फ्रेंच कहाँ की भाषा है, फ्रांस की भाषा है। तो जितने भी यूरोप के अंदर अधिकतर लोग वो थे, कुलीन वर्ग थे, अधिकतर लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे। समझ गया आप बात यहाँ पर। एक जैसी जीवन शैली थी, जीवन शैली का मतलब होता है लाइफ स्टाइल, एक जैसे जीते थे वो लगभग, ठीक है, ठाट से एकदम। चलो ये ख़त्म हो, बस इतना आपको देखना, आगे कुछ नहीं देखना इतना। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि जो उदारवादी राष्ट्रवादी हैं, उदारवादी राष्ट्रवादी नेतृत्व में जो 1830 की जुलाई क्रांति हुई थी, ठीक है, ये चाहते क्या थे ये लोग, है ना, ये चाहते क्या थे ये लोग। अब यहाँ देखो इनकी बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ऐसे ही लोग जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे, इनकी क्या विशेषता थी, क्या चाहते थे ये लोग, क्या थे, ऐसी सरकार पर बल देते थे जो सहमति से बनी हो,
जो उदारवादी राष्ट्रवादी हैं, जो उन्होंने 1830 की क्रांति या जुलाई क्रांति जो की थी, वो चाहते क्या थे, इनकी सोच क्या थी, ये चाहते थे कि ऐसी सरकार बने जो लोगों की सहमति से बने। ठीक है, और इसी में से इनका नेता बना लुई क्या नाम है, फिलिप बना था ना, हमने देखा था। अब देखो ज़रा यहाँ पर ये क्या चाहते थे कि निजी संपत्ति के जो अधिकार है, सबके पास संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, कि भाई किसी की प्रॉपर्टी है तो उसको कोई छीने ना, ये चाहते थे ऐसा हो। ठीक है, अधिकार रहे निजी संपत्ति का, ये हो गया। और सहमति से चाहते सरकार बनाना। तीसरी बात चाहते ये थे कि कानून के सामने सभी लोग बराबर हो, कोई गुलाम ना रहे, कोई वैसा ना रहे, सब बराबर रहे, महिला पुरुष कानून के सामने खुद क्या है, सब क्या हो, बराबर हो। ये उदारवादी राष्ट्रवादियों की विचार थे, इनकी विचारधारा थी, इनकी सोच थी। और लेकिन ध्यान देने वाली बात ये वाली इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, कि ये बराबरी की तो बात करते थे, लेकिन बराबरी के मताधिकार के पक्ष में नहीं थे ये लोग। ये कहते भाई सबको मताधिकार तो हो, लेकिन सबको नहीं होना चाहिए। समझ रहे बात आप, सबको नहीं। महिला को उन्होंने बात कभी नहीं की कि महिलाओं को क्या वोट का अधिकार मिलना चाहिए। भाई बताओ, जब आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो और आप पढ़ भी रहे हो उनके बारे में, तो आपको लग रहा हो काफ़ी अच्छी बातें कर रहे हो, तो लेकिन बताओ भाई, महिला भी तो समाज का हिस्सा है। तो इन्होंने कभी भी फीमेल के लिए वोट कभी भी नहीं कहा कि भाई जो महिलाएं हैं उनको भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए या गरीबों को मिलना चाहिए। ठीक है, और ये चाहते थे कि अब बाज़ारों पर लगाए गए नियंत्रणों के विरोधी थे, कि बाज़ार में भाई आयात निर्यात करेंगे। अगर हम आयात निर्यात, खरीदने बेचने पर क्या, आयात मतलब खरीदना होता है, निर्यात मतलब बेचना होता है। तो इस पर जो टैक्स था वो चाहते थे कि किसी प्रकार टैक्स ना हो, मतलब कि टैक्स तो हो लेकिन रोक टोक, मतलब बेफालतू में रोक टोकी क्या हो ना हो, बेफालतू का रोक टोक हो वो ना हो, ये चाहते थे कौन, उदारवादी राष्ट्रवादी लोग। पेपर में आएगा, चाहे उदारवादी है चाहे उदारवादी राष्ट्रवादी है, एक ही मतलब इसका। ठीक है, अब देखो आगे। हाँ, ये छोटी सी बात यहाँ पर देख लो एक बार आप, कि जो इंग्लैंड में औद्योगिकरण, मैंने पढ़ा बताया आपको अभी। औद्योगिकरण का मतलब है कि नए नए फैक्ट्री को बनना, नए नए फैक्ट्री को बनना, नए नए मशीनों को आना, मशीनों से काम करना, इसे कहते हैं औद्योगिकरण। ठीक है, जब भाई मशीनों सारे काम करते हैं ना, उसे कहते हैं औद्योगिकरण। ठीक है, ये कहाँ पर आया था, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया था कहाँ पर, इंग्लैंड के अंदर। कहाँ पर आया था, इंग्लैंड के अंदर। कब, 1760 में आया था ये। मतलब कि सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर नए नए मशीनें लगी बनने, कब, 1760 से बनना स्टार्ट हो गया मशीनें, मशीनों से सारे काम क्या हो गए, आसान हो गए। अब देखो यहाँ पर कि भाई कहीं ना कहीं जो औद्योगिकरण था, इसने भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। अब कैसे बढ़ावा दिया, ये समझो एक बार आप। यहाँ पर भाई नई नई मशीनें आएंगी, मान लो कि ये देखो एक बार आप, बताता हूँ आपको, बिल्कुल सिंपल एकदम। ठीक है, ये जो है, मान लो कि यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर स्पेस है, ये मान लो फैक्ट्री बना है। ठीक है, ये फैक्ट्री है, यहाँ मशीन लग गई, यहाँ पर 100 लोग काम करने आ रहे हैं। अब यहाँ पर तो 100 लोग आ रहे हैं, अलग अलग इलाकों से आ रहे हैं। तो क्या भाई आके यहाँ मिलेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, आपस में क्या होगा कि आपस में नॉलेज एक्सचेंज होगा, लोग मिलेंगे, विचार जो भी होगा, भाई हम यहाँ पर ऐसा है, हमारे वैसा है। ठीक है, और नए नए मशीनों से इनको काम आसान हो जाएगा, तो उनकी सोच में भी एक बदलाव आएगा। क्या होगा, उनकी सोच में भी एक बदलाव आएगा। तो इससे भी क्या हुआ कि राष्ट्रवाद की भावना का इससे विकास हुआ, किससे, औद्योगिकरण से। ठीक है, अच्छा एक बात देखो, आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर एक दिया हुआ है, रूमानी कल्पना और राष्ट्रवादी भावना। ये बच्चे, अधिकतर बच्चे इसको देख करके हमेशा डाउटफुल आते हैं। ठीक है, इसको देख करके बच्चे हमेशा डाउट आते हैं, भाई क्या है ये। ठीक है, ये क्या है, ये डाउट आते हैं इसको देख करके। रूमानी कल्पना और राष्ट्रवादी भावना, मैंने इसलिए बस यहाँ पर एक टॉपिक ले लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, देखो रूमानी कल्पना और राष्ट्रवादी भावना। जो रूमानी कल्पना थी, कहीं ना कहीं इसने भी राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाया। देखो रूमानी कल्पना का सिंपल मतलब है, रूमानी कल्पना का, कि डायरेक्ट हाथ में हथियार लेकर लड़ाई नहीं करना है। ठीक है, हाँ हुल्ला नहीं करना है, सिंपल कुछ तरीका होता है। जैसे कि कौन कौन से तरीके रूमानी कल्पना में हम, भाई यहाँ पर रूमानी कल्पना का मतलब आपको कुछ जानना नहीं है, कहीं कल्पना नहीं करना है। ठीक है, रूमानी कल्पना का मतलब है कि जब हम कला का इस्तेमाल करते हैं, कविता का इस्तेमाल करते हैं, कहानी का, किस्से का, है ना, मतलब कि बातों का, संगीत का, म्यूज़िक का, लोक नृत्य का, और हमारी संस्कृति की बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें, कि भाई हम तो पहले ऐसे थे, हमारी संस्कृति इतनी अच्छी संस्कृति, हम इसको क्यों नाश कर रहे हैं, हम इसको बचाना चाहिए। इन सबको कहते हैं रूमानी कल्पना। ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलना है। इससे भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना जरूर आती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझो, रूमानीवाद इसी से बन गया, रूमानी कल्पना से क्या बन गया, रूमानीवाद बन गया। अब देखो रूमानीवाद क्या है, यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था, यह एक सांस्कृतिक, एक कल्चर को लेकर चलना था हमें, वो था जो राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना
चाहता था। ठीक है, जैसे कि कला से, मतलब कि राष्ट्र की जो हमारी राष्ट्र है ना, देश, उसके अंदर कला को दिखाना, हमारी कला क्या है, हमारे यहाँ की आर्ट को दिखाना, मतलब कवि कविताएं बनाना देश के ऊपर। जैसे कि अब कविताएं बनाना, जैसे कि मैं बात कहूँ कि पहले एक कविता थी, एक बहुत पहले मैंने बचपन में पढ़ी थी, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा ये। ठीक है, जैसे होता है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, है ना। तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना आती है। ठीक है, तो यही सारी बातें, कहानी राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र को ले, देश के लिए अच्छी अच्छी कहानी बनाना, इस टाइप के कहते हैं क्या है। ठीक है, फिर किसमें, ठीक है, यहाँ किससे, सॉरी किसमें नहीं, किससे, किससे मतलब कि अच्छी बातें करना, देश, संगीत, म्यूज़िक के अंदर भी देश की भावना होनी चाहिए हमारे अंदर, इस टाइप के। अब देखो यहाँ पर, तो तो हम अब देखते हैं रोमानी कलाकारों की विशेषताएं। ठीक है, जो रोमानी कलाकार थे इनकी विशेषताएं क्या थी, या अब देखेंगे हम यहाँ पर। देखो भाई, इनकी सोच क्या थी, पहली बात, इनकी विशेषताएं क्या थी, ये तर्क वितर्क की आलोचना करते थे। जो तर्क वितर्क होता है इसको नहीं मानते थे। तर्क वितर्क मतलब डिबेट वगैरह नहीं मानते थे किसी मुद्दे के ऊपर, बोलते नहीं बस ऐसे चलने दो आप। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, साइंस, जो विज्ञान था उस विज्ञान को नकारते थे वो लोग। तर्क वितर्क को नहीं मानते थे, विज्ञान को नकारते थे, तो मानते क्या थे ये लोग, कहते भावनाएं, जो हमारी इमोशन है, भावनाएं, लोगों को भावनाओं से प्रेरित करो, लोगों को आप कविताएं सुनाओ देश के प्रति, संगीत सुनाओ, ये करो, इस टाइप के। ठीक है, तो ये कहते थे। तो भाई ये तो थोड़े अलग से लोग हो गए, इसलिए इनका नाम है रोमानी कलाकार। ठीक है, तो इनका सोचना क्या ये था। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। अच्छा, रोमानीवादी थे लोग। ठीक है, जो संगीत वगैरह में बिलीव करते थे कि लोगों को जागरूक करने के लिए, संगीत हो गया, म्यूज़िक हो गया, देश की संस्कृति हो गया, कल्चर को लेकर चलना है। तो है ना, आम बोली जो मतलब कि नॉर्मल है, लोकल बोलियां हैं, जो लोक बोली, उसको बढ़ावा देते थे ये लोग। तो इनकी उद्देश्य क्या था इनका, ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था, ये चाहते थे स्थानीय चीज़ों को बढ़ाना। जो स्थानीय चीज़ें हैं ना, बिल्कुल ज़मीनी चीज़ें, उनको बढ़ाना। मतलब कि जो उस देश की मूलभूत, मतलब कि जो हमारे बिल्कुल जो प्राचीन है होते हैं ना परंपरा वहाँ की, उसको बढ़ाना। जैसे कि ये कहते हैं भी स्थानीय साहित्य को बढ़ाओ आप लोग। स्थानीय साहित्य मतलब वहाँ की कविताओं को, वहाँ के बातों को, ठीक है ना, उसको किताबों में लिखो आप, उसको बढ़ाओ, ना कि कहीं फालतू बातें करें। ठीक है, दूसरा ये कहते हैं लोक संस्कृति। लोक मतलब लोकल, बिल्कुल। ठीक है, लोकल मतलब कि जो आम लोग होते हैं उनके कल्चर को बढ़ाओ आप किसी देश के। ठीक है, उसको बढ़ाना चाहिए, बढ़ावा दो। लोक बोलियाँ, लोक का यहाँ पर मतलब है लोकल लैंग्वेज। ठीक है ना, जो बिल्कुल गांव के लोग ऐसे बोलते हैं, जो अपनी भाषा बोलते हैं, उसको क्या करो, बढ़ावा दो। तीन बातें रखना आपको, क्या, लोक साहित्य, लोक संस्कृति, लोक बोली। स्थानीय मतलब वही लोक, एक ही मतलब है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं हम। रोमानियावाद बिल्कुल आपको क्लियर हो गया है, बुक पढ़ोगे समझ नहीं आया, कन्फ्यूज रहोगे हमेशा। ठीक है, अब देखो इससे पहले हमने क्या किया था, 18, देखो सबसे पहले 1779 में हुआ था, 1789 में, 1789 में क्रांति हुई थी। फिर हुआ था 1830 में, 1830 में। अब देखो अब होगी 1848 की क्रांति एक होगी, एक और। ठीक है, इसको समझो एक बार आप ज़रा, यहाँ हम समझेंगे भी इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हुआ क्या कि जो 1848 जो क्रांति हुई थी, है ना, उस क्रांति के बाद, सॉरी 1848 बोल रहा हूँ, 1830 क्रांति, 1830 जो क्रांति हुई थी, इसमें लुई फिलिप था, बताया था मैंने आपको, जो उनका उदारवादी नेता बन गया था। अब वो क्या हो गया, वो राजा बन गया, उसने लोगों को क्या करते, बहुत तंग कर दिया। ठीक है, और बाद में जो ये राजा है लुई फिलिप, इसको खिलाफ क्या कर दिया, जो ये लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। समझ गए आप, कौन सा विद्रोह कर दिया, 1848 की क्रांति कर दी लोगों ने। ठीक है, पहले इसने खुद किया था 1830 क्रांति दूसरे राजा के खिलाफ, बुर्बो वंश के, फ्रांस में। अब लोगों ने इसके खिलाफ क्या कर दिया, क्रांति कर दी यहाँ पर। ठीक है, अब देखो कहानी यहाँ पर, अब समझो। 1830 की क्रांति, जुलाई क्रांति के बाद बने राजा लुई फिलिप के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और जो लुई फिलिप था ये भाग गया, लुई फिलिप भाग गया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, कुछ चेंजेस आए, बदलाव आया। ठीक है, क्या बदलाव आया, जो नेशनल असेंबली है जो फ्रांस के अंदर थी, इसने अपने आप को क्या कर दिया, गणतंत्र घोषित कर दिया। क्या कर दिया, गणतंत्र घोषित कर दिया। गणतंत्र कहते हैं इंग्लिश में रिपब्लिक। क्या कर दिया, रिपब्लिक, मतलब पब्लिक मेन होती है यहाँ पर, क्या होती है, पब्लिक मेन होती है। पब्लिक अपने राजा को चुनती है वोट वगैरह डाल करके, इसे कहते हैं रिपब्लिक। ठीक है,
देखो यहाँ पर एक मिनट थोड़ा समय हो, यहाँ तक देखो एक बार, यहाँ हो गया ये क्या कर दिया, गणतंत्र में हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर कि लुई फिलिप 1830 क्रांति जो बना था, क्रांति के बाद जो बना था, इसको 1848 में, ठीक है, जनता ने विद्रोह करके उसके खिलाफ भगा दिया इसको। और नेशनल असेंबली जो है वहाँ की संस्था थी फ्रांस की, इसने क्या कहा, इसने संसद थी वहाँ की एक तरह से, ठीक है ना, उसने क्या कहा, उसने क्या किया, अपने आप को गणतंत्र घोषित कर दिया फ्रांस को। और यहाँ पर अब क्या हो गया, वोट डालने का अधिकार आ गया। और इसमें कहा गया जो 21 साल से जो ऊपर के लोग हैं वो डालेंगे वोट, 21 साल से जो ऊपर हैं, जो 21 साल से ऊपर के प्लस हैं, 21 और 21 से ऊपर के हैं। लेकिन ध्यान देखो यहाँ पर बात कि इन्होंने सिर्फ लिखा है सभी पुरुषों को वोट डालने का अधिकार दिया। अभी भी 1848 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है, लुई फिलिप को हटाने के बाद भी। अब देखो यहाँ पर लुई फिलिप जो गया, भगाया वहाँ से, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए देखो यहाँ पर। पहली बात क्या हुआ कि फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया, 21 वर्ष से ऊपर को वोट डालने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन पुरुषों को सिर्फ, महिलाओं को नहीं दिया गया अभी भी, ठीक है। काम के अधिकार की गारंटी दी गई कि भाई सभी लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, ठीक है, क्या किया जाएगा, सभी लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, इसकी गारंटी दी गई। और चौथा क्या है, रोज़गार के लिए राष्ट्रीय कारखाने बनाए गए। राष्ट्रीय मतलब सरकारी कारखाने, राष्ट्रीय मतलब सरकारी, मतलब कि गवर्नमेंट जो हैं कारखाने, फैक्ट्री वगैरह वहाँ पर स्थापित कर दी गई कि लोगों को नौकरी देंगे, ठीक है, ये कर दिया गया। अब देखो जरा छोटी सी बात यहाँ पर एक बार देख लो कि जो 1848 जो क्रांति हुई थी, है ना, उसका जो नेतृत्व था वो भी किसने किया था, उदारवादियों ने किया था। किसने किया था, उदारवादियों ने, ठीक है, उदारवादियों ने किया था। उदारवादी में अंदर कौन कौन देखा जाए मेनली अगर, तो मध्यम वर्ग के लोग थे और महिला भी थी। ध्यान दो जरा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उदारवाद जो 1848 क्रांति हुई थी उसके अंदर पुरुष भी थे, महिला भी थी, सोचो, लेकिन महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं दिया, लेकिन महिलाओं ने भी हमेशा साथ दिया है। देखो यहाँ पर अब क्या हुआ था, 1848 क्रांति हुई थी पूरे यूरोप के अंदर थी, ठीक है, पूरे यूरोप के अंदर थी, लेकिन मुख्य जो केंद्र था, मुख्य जो इलाका था, देखो भाई सिंपल सी बात है, जैसे कोई अगर इलाका है, कोई इलाके में घटना घटी, हर जगह कहीं भी घटना कोई घटी है, तो एक मेन इलाका होता है, इनमें से भी एक हमारा एक मेन इलाका होता है, जहाँ पर मेन इलाका होता है ऐसा कि मान लो ये इलाका यहाँ से फैला है, फिर ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं से चिंगारी निकलती है ना, यह सबसे मेन इलाका ये है जहाँ पर ज़्यादा फैला है। ऐसे ही जो 1848 जो क्रांति थी, 1848 जो क्रांति थी, इसका जो मेन इलाका था वो था जर्मनी। कौन था, जर्मनी था 1848 के क्रांति का, ठीक है, जब महिलाओं ने भी साथ दिया था। हुआ तो फ्रांस था, लेकिन इसका मुख्य केंद्र बिंदु कौन था, जर्मनी था। अब देखो यहाँ पर बात बिल्कुल ध्यान से समझना, एकदम कहानी पूरी। जर्मनी का शहर है फ्रैंकफर्ट शहर। क्या नाम है, फ्रैंकफर्ट शहर। फ्रैंकफर्ट शहर में ही जो फ्रैंकफर्ट ये शहर है, यहीं पर एक संसद थी, पार्लियामेंट है, वहाँ पर एक ऑफिस है, उसे कहते हैं फ्रैंकफर्ट संसद बोलते हैं उसको। क्या है, फ्रैंकफर्ट संसद। देखो बात समझो एक बात को, फ्रैंकफर्ट शहर है, फ्रैंकफर्ट शहर जो है यहीं पर एक संसद बुलाई गई। संसद मतलब मीटिंग बुलाई गई, ठीक है, संसद के एक मीटिंग बुलाई गई, और ये मीटिंग है एक चर्च में बुलाई गई, ठीक है ना। देखो चर्च बना दिया ना सामने, ये चर्च समझ लो, ठीक है, ये चर्च है, इस चर्च में एक मीटिंग बुलाई गई यहाँ पर, जिसे बोला गया क्या, फ्रैंकफर्ट संसद। इस चर्च के अंदर, इस चर्च का नाम क्या है, सेंट पॉल चर्च नाम था इसका। बिल्कुल ध्यान रखना, आपको पेपर में क्वेश्चन बनता है ये, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं बार बार, ठीक है। ये पूछेगा आपसे, पेपर में पूछेगा फ्रैंकफर्ट शहर के बारे में बताइए, या फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में बताइए, ये या सेंट पॉल चर्च के बारे में बताइए। तीनों एक ही मतलब है, बिल्कुल क्या है, तीनों एक ही मतलब है, ठीक है। क्या कौन सा मतलब है, कहने मतलब 1848 जो क्रांति हुई थी उसकी यहाँ पर मीटिंग हुई थी इस चर्च के अंदर ही, ठीक है। ये सेंट पॉल चर्च, बिल्कुल नाम याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका, ठीक है। ये कब हुआ था, 18 मई 1848 को। मई वही छोड़ दो, सिर्फ 1848 डेट में याद रखो, 1848 को हुआ था। और इस जो मीटिंग हुई थी, इसके अंदर टोटल जो है 831 मेंबर थे, 831 मेंबर थे इस मीटिंग के अंदर। और इन लोगों ने मिल करके, इन लोगों ने कहाँ पर हुआ था, जर्मनी में हुआ था, ठीक है। इन लोगों ने मिलकर क्या किया कि संविधान का प्रारूप तैयार किया। संविधान का प्रारूप, अच्छा भाई देखो, प्रारूप का मतलब ये होता है एक ब्लूप्रिंट। कुछ भी अगर कोई काम हो रहा है तो उसका एक तैयार करते हैं ना ब्लूप्रिंट, उसे कहते हैं
कि मान लो कि एक रफ़ काम, कुछ भी हम काम कर रहे हैं तो उसको एक हमने एक रफ़ बनाया ना कोई काम के लिए, उसे बोलते हैं उसका क्या बोलते हैं, प्रारूप है। एक खाका तैयार किया संविधान के लिए कि संविधान होना चाहिए, ठीक है। अब देखो आगे यहाँ पर जो संविधान तैयार किया, संविधान तैयार कर दिया कहाँ पर, जर्मनी में। तो जर्मनी के राजा जो था वहाँ का फेडरिक विलियम फोर्थ था। क्या नाम था, फेडरिक विलियम फोर्थ, मतलब फेडरिक विलियम चतुर्थ बोलते हैं, चतुर्थ चौथा, ठीक है। तो इसने जो राजा था इसने इस राजा के सामने संविधान बना के, ये संविधान बनाया और राजा के सामने लेके आया कि भाई ये संविधान हमने लिखा है, ये यहाँ पर लागू होगा। तो राजा ने देखा भाई, अब भाई सिंपल सी बात है, कोई राजा हो और आप राजा की मौज हो वहाँ पर संविधान ला दो आप कि भाई वहाँ पर कानून जो है वो मेन रहेगा, तो क्या उसको राजा को स्वीकार करेगा कि भाई मेरे खिलाफ आप कानून बना रहे हो, तो मेरी कौन सुनेगा फिर। इसलिए इस राजा ने, विलियम फेडरिक फोर्थ ने क्या कर दिया, इसको अस्वीकार कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, ठीक है। तो आज इतना काफ़ी है, इसके बाद जो है हम नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बाद जो हम टॉपिक को देखेंगे। ओके, थैंक यू।